हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 का मैथमेटिक्स जो पेपर हुआ था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो M80-101 है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। और इसमें जो आता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस से 25 क्वेश्चन आता है और इंटीग्रल कैलकुलस से 25 क्वेश्चन आता है। तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। जो 2024-25 में हुआ था उसको हम डिस्कस करते हैं। 75 नंबर का होता है, 1.5 घंटे का समय दिया रहता है। अब इसमें देखो एक चीज़ हम लिखे हैं कि एक चीज़ यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज़ का हम एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान देना है कि एरिया कैसे निकालते हैं। अब कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करेंगे हम उसी का, यह हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन है, उसी का सॉल्व यह समझ लेते हैं। वैसे वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर हम समझ लेंगे। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द बाउंड्री कर्व। सबसे पहले किसी कर्व का एरिया निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व जो होगा, कर्व की जो बाउंड्री होगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 है कि आइडेंटिफाई दी बाउंड्री कर्व। जो कर्व दिया रहेगा उस कर्व को उठा करके उसकी बाउंड्री वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि द गिवन पैराबोला, हमको पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है, y² बराबर 4ax दिया गया है। और कह रहा है कि द लेटेस्ट रेक्टम इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला डैट पासिस थ्रू इट्स फोकस। अब कह रहा है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है वो क्या होगा, इज ए लाइन परपेंडिकुलर होगा। जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है ऑफ द पैराबोला। कह रहा है कि दैट पासिस थ्रू द इट्स फोकस। जो पैराबोला है उस पैराबोला के जो फोकस होता है वहाँ से लेटेस्ट रेक्टम जो लाइन होगा वो पास कर रहा है। करें कि फॉर दी पैराबोला, जो पैराबोला होता है y² बराबर 4ax होता है, तो इसका जो फोकस होता है एट द पॉइंट a, 0 होता है। फोकस क्या होता है, a, 0 होता है। तो सो द इक्वेशन ऑन दी लेटेस्ट रेक्टम इज क्या होता है, x बराबर a होता है। x बराबर a होता है। अब कभी कभी क्या होगा, इससे जो स्टैंडर्ड रूप है पैराबोला का y² बराबर 4ax दिया गया है और जो इसका फोकस होगा a, 0 होगा। तो कभी कभी यहाँ चेंजिंग करके फोकस पूछ सकता है, तो इसी आधार पर बनाकर उसको हम फोकस भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑन दी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, एक लाइन होगा जो पैरेलल टू एक्सिस होगा, क्या होगा, x बराबर a होगा। ये पैरेलल टू क्या होगा, x बराबर है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, पहले स्टेप क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं बाउंड्री कर्व। जो कर्व होगा उसको वेरीफाई कर लेंगे। सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप कह रहा है कि सेट अप द इंटीग्रल। अब इंटीग्रल होगा उसको हम सेटअप कर लेंगे। इंटीग्रल में क्या करेंगे, द एरिया इज अ बाउंडेड बाई पैराबोला y² 4ax एंड द लेंस। अब देखेंगे जो एरिया है वो बाउंडेड किस है, पैराबोला y² 4ax, y² बराबर 4ax एंड द लाइन x बराबर a, जो लेटेस्ट रेक्टम है इसी से क्या है, एरिया बाउंडेड है। करें ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द पैराबोला अबाउट द एक्स एक्सिस। जो पैराबोला होगा वो सिमेट्री किसके अबाउट होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो टोटल एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मल्टीप्लाई इट बाई 2। इसका मतलब हम जो पैराबोला होगा y² बराबर 4ax एंड द लाइन x बराबर a से जो एरिया बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो क्या करेंगे, जो एरिया हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे उसी का डबल कर देंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, हमको कंसीडर हो जाएगा। तो सबसे उसके पहले क्या करेंगे, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट द अपर हाफ ऑफ दी पैराबोला इज गिवन बाई। तो पैराबोला क्या होगा, अपर हाफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वहाँ से हम जो पैराबोला के इक्वेशन से y निकाल लेंगे। y बराबर क्या होगा, √4ax, यहाँ 4 को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, √a इंटू √x, ये तो कांस्टेंट है। अब करें कि एरिया इज द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शंस फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर a पे। अब यहाँ थोड़ा सा समझने लायक है कि जो एरिया होगा, एरिया ध्यान देना है कि एरिया जो हम निकालेंगे, करें कि एरिया मान लो कि हमने एक्स एक्सिस बना दिया, ऐसे बना दिया, एक्सिस बना दिया, यह देखो मान लो कि ओरिजिन से यह पास करते हुए जा रहा है, यह लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है,
तो जो यह थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं बन रहा है, तो यह जितना एरिया होगा उतना, जितना यह एरिया होगा उतना एरिया ये होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एरिया है इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इक्वेशन है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वाई निकाल लेंगे, और जो यह लाइन है इसका क्या है, x बराबर a है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, अब इसमें लिमिट निकालना है, लिमिट निकालना है x की लिमिट। तो जो यहाँ पॉइंट होगी, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0 हो जाएगी। जो इसका फोकस होगा, यहाँ पॉइंट का हो कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाएगी। अब देखो जो एरिया निकालते हैं टोटल ए, तो क्या होगा, एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन x एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हैं, जो स्ट्रिप ले रहे हैं तो x एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले लिया, स्ट्रिप के लिए x एक्सिस के पैरेलल लिया। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से यहाँ से x वेरी करा देंगे, x क्या होगा 0 से लेकर a तक। एक बार और समझते हैं इसको, हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, 1 मिनट। अब ये ध्यान देना है हमको कि जो 1 मिनट देखो ये जो एरिया निकाल रहे थे, एरिया क्या होगी, टोटल एरिया हो जाएगी ए, जो टोटल एरिया क्या हो जाएगी, ध्यान देना है, जो टोटल एरिया हो जाएगी, टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, देखो टोटल एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक हो जाएगा, और ये किसका है, x का लिमिट है, और y dx, बात समझना है। और ये जो लिमिट किसकी है, x की लिमिट है। तो x बराबर 0 से, तो जो डायग्राम बनाए थे उससे हम कंसीडर कर लेते हैं, जो स्ट्रिप लेते हैं वो पैरेलल टू x एक्सिस ले लिए, और एरिया हमने डबल किया क्योंकि x अबाउट के सिमेट्रिक हो रहा था, जो पैराबोला था, और जो लेटेस्ट रेक्टम था जो फोकस से पास कर रहा था। तो इस केस में जो डायग्राम बना तो उसकी एरिया का फार्मूला ये होगा। अब इस एरिया के फार्मूले से क्या करेंगे हम, अब सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a y dx, तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से a, और y की वैल्यू भी जस्ट हमने ऊपर निकाला था, यह है जो है। अब इस वैल्यू को जब रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 बार कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से a, 2 y की वैल्यू रख रहे हैं 2√a√x dx। अब ध्यान दो कि जो 2a√a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो 2 पहले से बाहर था, तो 2 to 4√a हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से a√ax dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसी को हम एवेल्यूएट कर देंगे, शिफ्ट ऑफ करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो x के पावर 1/2 कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा 3/2, 3/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 8/3 a² आ जाएगा। तो एरिया देखो, एरिया बाउंडेड बाई, जब एरिया निकालना हुआ तो फार्मूला ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले 3 स्टेप हो जाएंगे। कुछ देखो, मान लो पैराबोला लेटेस्ट सेक्टर से आता है, तो सबसे पहले ये हम फार्मूला याद कर लेना है। अब देख लेना कि वहाँ ए क्या है, उसके हिसाब से आप पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो कि द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला y² बराबर 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम्स, जो पैराबोला है इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या इससे बाउंडेड है, यानी वो देखो एरिया किससे निकाला है, एरिया निकालना है कि बाउंडेड बाई द, किससे बाउंडेड है, पैराबोला y² बराबर 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, दोनों से बाउंडेड है। तो एरिया कितना हो जाएगी 8/3 a² हो जाएगी, 8/3 a² हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन से आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या है, करें कि द वैल्यू ऑफ गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, गामा 1 की वैल्यू हमको कितनी मिलती है, गामा 1 हो जाएगी, गामा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकेंड बढ़ते हैं तो करें कि वैल्यू ऑफ गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π, ये सब याद करने वाली चीज़ है। अब देखो यहाँ कर रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx। सबसे पहले हमको ये गामा फंक्शन है जो डिफाइन होता है, ध्यान देना है, जो गामा फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है, देखो गामा n जो डिफाइन होता है, गामा n डिफाइन होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t और t⁻n−1 dt होता है,
और कंडीशन होता है कि n ग्रेटर देन 0। तो ये पता होना चाहिए। अब इसी से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, अब यहाँ चाहिए e के पावर माइनस टी चाहिए, लेकिन e के पावर माइनस टी जगह का दिया एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसको मान लेंगे हम कुछ और मान लेते हैं, एक वेरिएबल डिग्री 1 में मान लेंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया, माइनस एक्स स्क्वायर को हमने y मान लिया, या t भी मान सकते हो, तो हमने y मान लिया। ठीक है, तो e के पावर माइनस वाई मान लिया। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आया, 1/2 बार आया। जब इसको मानोगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 बाहर आ जाएगा और e के पावर 1/2 आ जाएगा। अब -1 हमने बना दिया है। ठीक है, -1/2 आएगा। अब देखो ये फार्मूला इससे क्या हो जाएगा, जो 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस वाई, वाई के पावर 1/2 -1 dy है, तो जो y के पावर होगा, जो देखो यहाँ y है, अब जो y के पावर है, e के पावर है जो y, और y के पावर क्या है 1/2 -1, क्या होगा, गामा 1/2 हो जाएगा। गामा 1/2 क्या होता है, √पाई हो जाता है। तो क्या होगा, √पाई/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखो ये वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी xc और x के पावर c अपन cx और c के पावर x dx c ग्रेटर देन 0 दिया गया। अब इसको ध्यान थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसे में एक काम करेंगे, जो cx है, ठीक है, जो cx है उसको क्या करेंगे, e के पावर माइनस टी मान लेंगे। अब जब e के पावर माइनस टी मान लेंगे, ध्यान देना है, एक काम और समझ लेते हैं तो देखते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि आगे चलो बढ़ते हैं, आगे चलो समझाते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान समझो कि जो c के पावर x है इसको मान लेंगे हम e के पावर t मान लेंगे और दोनों साइड में लाग लेंगे। तो x बराबर जब लाग लोगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर t बाहर आ जाएगा, लाग 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक्सचेंज करोगे तो 1/t और dt a आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा, ध्यान ये देना है कि जब यह हमने मान रहे हैं, ध्यान ये देखो कि cx को हमने मान लिया क्या, e के पावर t। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, कि हमको पता है कि गामा n जो होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी और e के पावर माइनस टी और t के पावर n-1 dt, और जहाँ n ग्रेटर देन 0 ये डिफाइन होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमने कि करें तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर c के पावर x dx, जहाँ c ग्रेटर देन 0 है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो ओरिजिनल फार्मूला होता है, अभी पढ़े थे कि गामा जो n था वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस टी और t के पावर n-1 और dt होता है, जहाँ n ग्रेटर देन 0 होता है, ये डिफाइन होता है। इससे कंपेयर करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, देखो t वेरिएबल है, t के पावर तो है यहाँ पर, लेकिन e वाला पोर्शन इसमें नहीं है। तो नीचे जो दिया गया उसी को हम मान लेंगे, c के पावर x को t मान लेंगे। जब c के पावर x को जब हम t मानेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, जब c x के पावर को हमने क्या मानेंगे, ई टी मानेंगे। जब लाग ले लेंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, ए एक्स लाग सी हो जाएगा, इधर लाग लेंगे तो टी लाग ई बेस ई, ये 1 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, एक्स बराबर निकल जाएगा टी अपन लाग सी। जब एक्स के पावर देखो, एक्स के पावर क्या था, एक्स के पावर सी है, तो यहाँ पे सी कर देंगे और टोटल के पावर सी कर देंगे। अब देखो dx भी करेंगे तो dx भी कर देंगे, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा, 1/log कॉमन हो जाएगा, पास में आ गई। अब आगे चलते हैं, वही हमने काम किया। तो मान लिया कि i बराबर
आई बराबर क्या मान लिया हमने, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी और टी log c की पावर c 1/et और dt अपन log c आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो log c के पावर c + 1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यह log c और c log c है तो क्या होगा, log c के पावर क्या हो जाएगा, c + 1 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t और t के पावर c dt हो जाएगा। अब ध्यान देना कि जो फार्मूला पढ़े थे उससे हम क्या करेंगे, उसी फार्म में इसको बनाएंगे। जब उसी फार्म में इसको बनाएंगे तो 0 से इन्फिनिटी e के पावर -t t के पावर क्या करेंगे, c जो t के पावर c है उसमें एक ऐड कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो c + 1 -1 और dt हो जाएगा। तो फार्मूले से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो t के पावर होगा वही गामा c + 1 अपन जो बाहर है log c के पावर c + 1, ये ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे आप माने हैं यार, देखो लेट i बराबर 0 से इन्फिनिटी x के पावर c x dx, तो पुट किए क्या, c x बराबर e के पावर t, दोनों साइड में log लिया गया है तो x बराबर log c बराबर t, और यहाँ से x लिया गया तो t अपन log c, dx बराबर dt अपन log c। अब इसी को वैल्यू क्या कर दिया गया है, पुट कर दिया गया है। जब पुट कर दिया गया है तो क्या कर देंगे, सॉल्व कर लिया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा एक काम और करते हैं, अब ये थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या समझना है। अब इसमें देखो कह रहा है कि देखो लेंथ ऑफ x बिटवीन 1 या 4 के बीच, जो y क्या कर रहा है, लाई कर रहा है 1 और 4 के बीच लाई कर रहा है, और लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, कर्व x बराबर दिया गया। तो ध्यान दो, कोई भी फंक्शन दिया गया, कोई भी कर्व दिया गया हो, उसका लेंथ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, करें कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो निकालेंगे x का। सबसे पहले कर्व को x के टर्म में लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपन dy निकालेंगे। तो देखो 1/2/3 बाहर हो जाएगा, 3/2 बाहर आएगा, फिर से 3/2 -1 करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, यह √y - 1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फाइनली ये आएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे। स्टेप 2 का करेंगे, सेट अप द आर्क लेंथ ऑफ इंटीग्रल। आर्क लेंथ ऑफ इंटीग्रल निकालेंगे x के बराबर फंक्शन ऑफ एफ वाई फ्राम y बराबर a टू y बराबर b। यह फार्मूला याद कर लेना है। तो अगर x बराबर एफ वाई कोई फंक्शन है और फ्राम y बराबर a टू y बराबर b से, तो इस उसका लेंथ जो l होता है इंटीग्रेशन a से b √1 + dx/dy का होल स्क्वायर और dy होता है। हमने कर्व से क्या निकाला है, कर्व से हम तो निकाल ली है, dy तो यहाँ रख देंगे फार्मूले में, जो dx/dy की वैल्यू निकाले थे ये √1 - y, इसको यहाँ रख देंगे dx/dy का। अब ये रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो √2 समाप्त हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट देखो 1 से 4 दिया गया है तो 1 से 4 रख देंगे लिमिट, जो y वेरी कर रहा है, और 1 तो y हो जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 3/2 और 3/2 नीचे आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगा 1 से 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर लिमिट -2/3 बाहर कॉमन ले लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। 4 के पावर 3/2 8 हो जाएगा, 1 के पावर 3/2 1 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14/3 आ जाएगा। तो 14/3 क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व। ध्यान देना है, कोई भी कर्व पूछ दिया हो उसका लेंथ निकालना हो तो ये स्टेप वाला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x दिया गया है उस x को डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व होगा। देखो ये करें, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² बराबर 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ये जो लेटेस्ट रेक्टम का होता है, ये लाइन था पैरेलल टू y एक्सिस, जैसे x बराबर ये आया था, तो उसका भी सॉल्व किए थे शुरुआत में ही, 8/3a² हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, करें कि इफ़ r वेक्टर बराबर xi कैप yj कैप zk कैप है तो ग्रेडियंट ऑफ r क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ r क्या होगा। तो इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन, r वेक्टर अपॉन r होगा, r वेक्टर अपॉन r होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ही सही है, तो ये कराए भी थे और कर भी ले तुम लोग, ठीक है ना। सेकेंड देखते हैं,
अब कह रहा है कि इफ आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जेड कैप जेड वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर फार्मूला याद होना चाहिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर निकालें तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3 होगा। अब कह रहा है कि वी वेक्टर इज कॉल्ड ए सोलेनोइडल, जो वी वेक्टर होगा कॉल्ड ए सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन, तो देन डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज ए 0 होगा। डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। अगर वी वेक्टर इज कॉल्ड ए सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन, तो देन डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर डाइवर्जेंस वी वेक्टर इक्वल टू 0, तो वी वेक्टर इज कॉल्ड ए सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, दोनों याद कर लेना है दोनों तरह से। कह रहा है कि द वेक्टर एफ वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल, तो देन कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। कोई वेक्टर एफ वेक्टर है, इज सेड टू बी इरोटेशनल वेक्टर कहलाएगा, तो देन कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इसका 0 होगा। ये याद होना चाहिए। अब देखो करे कि वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन 1 से 2 इंटीग्रेशन 0 से x 1/x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर dx dy है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला देखो y के रिस्पेक्ट में करते हैं। पहले वेरिएबल लिमिट y का है तो y का करेंगे, कितना हो जाएगा, जैसे फार्मूला यूज करेंगे 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का, तो 1/a tan इनवर्स x बाई होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो y करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/x tan इनवर्स y/x, और लिमिट क्या होगा 0 से लेकर x तक जब रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, y/y 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा कि 1/x पाई/4 कॉमन ले लेंगे, तो 1/x का होगा log x हो जाएगा, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, साल करोगे तो क्या होगा पाई/4 log 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में थोड़ा सा समझना है कि एरिया ऑफ द एलिप्स, एरिया ऑफ द एलिप्स जानते हैं कि एरिया ऑफ एन एलिप्स इज ए कितना होता है, पाई ए बी होता है। एरिया ऑफ एन एलिप्स इज ए, इसको याद कर लेना फार्मूला को कि एरिया ऑफ एन एलिप्स इज ए कितना होता है, पाई ए बी होता है। और जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ एरिया ए स्क्वायर की जगह 4 दिया गया है और बी स्क्वायर की जगह 9 दिया गया है। अब यहाँ से ए निकाल लेंगे और बी निकाल लेंगे और ए और बी यहाँ रख देंगे, कितना होगा 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखो ए बी वैल्यू है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर ई के पावर y/x dy/dx। तो क्या करते हैं हम, लिमिट यहाँ निकालें हैं। देखो y का क्या करेंगे हम, तो ई के पावर को, तो ई के पावर का ई के पावर हो जाएगा, और फिर से पावर का करेंगे, तो पावर का देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ई का पावर का जब करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा समझो, जब ई के पावर का करेंगे तो देखो y के रिस्पेक्ट में है तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x को क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं डिफ्रेंशिएट करके, तो इंटीग्रेशन हो जाता है तो x आ जाएगा। अब देखो x ई के पावर y/x हो गया। अब लिमिट रखोगे 0 से एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट रखोगे तो ई के पावर x इंटू एक्स माइनस 1 dx हो जाएगा। अब इसमें से देखो x ई के पावर x इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट फंक्शन हमने आइलेट का यूज़ कर लेंगे, तो x हो जाएगा ई के पावर x 0 से 1। ठीक है, बोलो देखो इसका एक बार इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे ध्यान देना। देखो ये तो हो जाएगा ना, ई के पावर y का इंटीग्रेशन ई के पावर y/x हो जाएगा। y/x का जब इंटीग्रेशन करना तो डेरिवेटिव करके डिवाइड कर देते हैं, y का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे, तो ये तो सही है। अब देखो अपर लिमिट रखोगे तो जब यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, y की जगह रखेंगे तो y स्क्वायर x, तो x कैंसिल हो जाएगा, ई के पावर x इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ई के पावर 0 0 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ई के पावर x माइनस 1 ए फाइनली आ जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि ये हो जाएगा। अब ध्यान दो कि जब फिर से इसका करेंगे हम, जब इसका करेंगे तो
हाँ ठीक है, जब इसका हम करेंगे तो 2 हो जाए, ई के पावर एक्स हो सकता है, तो एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसका लिमिट रख देंगे और फिर से एक्स का 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आई लेट का यूज करते हैं तो ध्यान देना है, देखो यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि आई लेट का यूज करते हैं, आई लेट का यूज करते हैं। तो इन्वर्स देखते हैं, देखो तो यहाँ क्या है, यहाँ हमको इंटीग्रेशन निकालना है, निकालना है ए की पावर एक्स का और एक्स माइनस एक्स का निकालना है। ठीक है ना। जब निकालोगे तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब सॉल्व कर लोगे तो समझ में आ जाएगी, चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना एक बार। अब देखो ध्यान देना, इसका भी करेंगे, तब इसका जब करोगे एक्स ई एक्स का, तब फर्स्ट फंक्शन एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन अब ई की पावर एक्स का एक्स 0 से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब जब ई एक्स हो जाएगा, एक लाइन और देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो देखो अपर लिमिट रखोगे तो 1 ई की पावर 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 आ जाएगा, माइनस ई की पावर 1 लोअर लिमिट -1। अब इसको जो अप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस ई से ए -1 से, और ये ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस +1। तो ये हमने किया ई के पावर एक्स इंटू एक्स का किया, फिर से एक्स का करोगे ना। जब एक्स का करोगे तो ध्यान देना, जब ये देखो ये वाला टर्म किए थे हमने, इंटीग्रेशन किया है एक्स ई के पावर एक्स का डी एक्स का किया है। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब फिर से क्या करोगे, तो अब माइनस करोगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का भी करोगे ना, तो ये क्या आएगा 1, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन इसका 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर 1 का करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अपर लोअर लिमिट 0 से लेकर 1 तक करोगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है ना, -0। समझ में आ रही बात। तो यह ध्यान देना है, तो देखो इसका एक्स का भी करोगे ना, तो एक्स का जब करोगे तो ये आएगा हमारा। अब देखो इसके पहले कितना था 1 आई माइनस, तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आएगा फाइनली 1/2 आएगा। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सी सही है, ये ऑप्शन कैंसिल कर देना है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही कर लेना, 1/2 सॉल्व कर लेना, कोई कठिन तो आसान है, आसान ही है। अब देखते हैं 14 करें कि इफ ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप सी जेड के कैप, तो ए बी सी आर कांस्टेंट। ध्यान देना है कि अगर यह वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप जेड सी जेड के कैप है वेक्टर है, ए बी सी आर कांस्टेंट, देन द डबल इंटीग्रल ओवर ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द यूनिट स्फीयर। तो जानते हैं कि सरफेस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या होता है, डबल इंटीग्रल ओवर एस ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस होता है, और ये किसके बराबर होता है, इन वॉल्यूम ऑफ भी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी बी के बराबर होता है। जब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी बी जब सॉल्व करते हैं तो पाई बाई 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी आता है, कितना आता है 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी आता है, ये याद कर लेना है। और करें कि द फोर्स ए वेक्टर इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, जो फोर्स ए वेक्टर इज सेड टू बी कंजर्वेटिव ऑफ होगा कब, जब कर्ल ऑफ ए वेक्टर 0 होगा। जब कर्ल ऑफ ए वेक्टर 0 होगा तो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अब लास्ट देखते हैं, अब देखो यहाँ यूज किया गया है
कि बीटा यम का मायन क्या होता है, तो गामा यम इंटू गामा एन अपन गामा यम प्लस 1 होता है। तो इस फार्मूला का यहाँ यूज कर लिया गया है। तो बीटा 1/2 और 2 क्या होगा, गामा 1/2 गामा 2 गामा 1/2 प्लस 2 हो जाएगा। गामा 1/2 √π होता है, गामा 2 1 हो फैक्टोरियल 1 हो जाता है इसकी वैल्यू। अब यहाँ क्या करेंगे 5/2 होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दिया गया कि गामा n + 1 फैक्टोरियल n होता है, गामा n में फैक्टोरियल n - 1 होता है, उससे यूज़ कर लिया गया है। अब जब सॉल्व करेंगे तो यह 1 हो जाएगा और यहाँ 3/2 1/2 गामा 1/2, तो गामा 1/2 गामा 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 3 या 2 2 4 2 4 पर चला जाएगा, 4/3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, जब ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है तो देन ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ग्रेडियंट एंड डेल ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है। यानी ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है। अब ये भी देखो इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और कांस्टेंट वेक्टर, तो जानते हैं कि एक काम और समझते हैं कि ये जो दिया गया ऊपर वाले सेम टू है, जैसे ये दिया था ना ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर दिया था कि नहीं। तो इसमें देखो ये तो दिया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखते हैं आर वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ए डॉट बी और क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा पीछे ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं, प्रूफ में भी है। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, तो देन ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। अब देखो कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 कोसेक x अपन x dx क्या होता है। तो इसमें कोसेक x अपन x क्या होगा, ये डाइवर्जेंस फंक्शन होता है। क्या होता है, डाइवर्जेंस होगा इसका। अब देखो इसमें एक चीज़ लिखा गया है, द अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर इक्वल। अगर अपर या लोअर इंटीग्रल्स निकालें आर इक्वल आएगा, द कांस्टेंट फंक्शंस, ध्यान देना है, अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर इक्वल आएगा, द कांस्टेंट फंक्शंस इज क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होता है। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो रीमान इंटीग्रेशन होता है। कहना कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज ए आर इंटीग्रेबल एंड ए कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, जो कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल होता है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो ये ध्यान देना है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल एंड रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोई फंक्शन एफ डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, बाई डिफाइन किया कैसे किया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स, एक्स कब है, जब वेन एक्स इज ए रेशनल नंबर है, माइनस एक्स कब है, जब वो क्या है। अब इसको देख लेना है भाई, यह कॉन्सेप्ट देखो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में यह है कि द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाई एफ एक्स बराबर दिया गया करे कि एक्स है जब वेन एक्स इज ए रेशनल नंबर है, और माइनस एक्स है कब, जब वेन एक्स इज ए इरेशनल नंबर है। अब पता करना है कि यह क्या होगा। तो इसमें देखो नॉट आर इंटीग्रेबल, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, नॉट रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है ना, नॉट रीमान इंटीग्रेबल है ये। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर एफ वेक्टर बराबर 3xy आई कैप माने वाई स्क्वायर जे कैप है, तो दैन लाइन इंटीग्रल ओवर सी या वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालेंगे। सिंपल है।
यूर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन। जो सी क्या है, कर्व है इन द एक्स वाई प्लेन। प्लेन क्या है, वाई बराबर 2x² फ्राम 0 0 to 1 2 से बना है। इसको सॉल्व कर लेंगे कि यह वेक्टर दिया है और डी आर वेक्टर निकालेंगे। जब डी आर वेक्टर निकालेंगे और जानते हैं कि देखो कैसे निकालेंगे इसको, देखो आर वेक्टर जानते हैं क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। अब जब डी आर वेक्टर निकालोगे, डी आर वेक्टर निकालोगे ना, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लोगे डी जेड कैप, तो जेड यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो निकालने के बाद आर वेक्टर, अब यह वेक्टर दिया गया है, आई और जे दिया गया है, तो आई और जे के साथ कर लोगे तो यह वेक्टर और डॉट डी आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे, वाई की जगह 2x² रख देंगे, ठीक है। सब x का लिमिट रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब देखो वैल्यू ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रल ओवर सी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये कितना होगा 0 होगा, ये कितना होगा 0 होगा, ये याद भी रखना है। द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ओवर सी ये आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर 0 होगा। देखो करा कि जो कर्व है वाई, कर्व वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स इज क्या होगा। अब देखना है, देखो कर्व कोई है तो ये देखो सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई बराबर एक्स नाम तीज। तो अभी हम आगे बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं सिमेट्री ऑफ एक्सिस। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, यह सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। किसके अबाउट है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। देखो इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी 1/x के पावर n dx ये कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा जब n ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, जब n ग्रेटर देन 0 होगा तो यह कन्वर्जेंट होगा। यह याद भी कर लेना है कि इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी 1/x के पावर n dx ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब n ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट करा है कि सीक्वेंस -1 के पावर n और n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ईच का होगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे तो 1 -1 और 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो 1 -1 रिपीट करते जाएगा, तो यह सीक्वेंस जो होगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ समझना है, कह रहा है कि लेट एस जो है क्लोज ओपन इंटरवल 2 9 देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। अब इसको समझेंगे तो ये क्या होगा, एक्स लेस देन 9 टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो करें कि दिस लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, जो लीस्ट अपर बाउंड होता है सुप्रीमम होता है। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम होता है, और सुप्रीमम इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड। अपर बाउंड में जो स्मॉलेस्ट होता है वह सुप्रीमम होता है, ठीक है ना। तो यह डिफिनीशन याद लेना है, द लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स। अब इसमें अपर बाउंड क्या होंगे, 9 10 11 12 सब अपर बाउंड होंगे, लेकिन अपर बाउंड में सबसे लीस्ट क्या होगा, 9 होगा। ध्यान देना है, मान लो कि ये कह रहा है कि एक्स जो लाई करेगा, मान लो सेट हो गया इसके अंदर एक्स सच दैट एक्स का कलेक्शन हो गया, ये हो गया। अब इसमें एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 9 से बड़ा भी हो सकता है। तो 9 से बड़ा जो होगा तो क्या होगा, 9 से बड़ा मान लेते हैं कि क्या होगा 9 10 11 डॉट सो 1। तो ये जो नंबर आएंगे ये अपर बाउंड में आएंगे, लेकिन इस इंटरवल में लाई नहीं करेंगे, इस इंटरवल में लाई नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि सबसे अपर बाउंड ये होंगे, लेकिन इसमें सबसे लिस्ट कौन सा होगा, 9 होगा। लिस्ट कौन सा होगा, 9 होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में लिस्ट कौन सा होगा, 9। तो ऑप्शन नंबर 20 सही रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ लिमिट 2n अपॉन n प्लस 3 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। जब इस तरह का रहता है n टेंड टू इन्फिनिटी रहता है, n ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो इस केस में क्या करते हैं, n से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/n बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 1/n क्या हो जाता है, 1/n रखेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, देखो सबसे क्या करेंगे हम 1/n बनाएंगे, और 1/n क्या होगा, 1/∞ 0 कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर से इसको चेंज करेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लिमिट 2n अपॉन n प्लस 3 n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे n टेंड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा 2। फाइनली सॉल्व कर लेंगे। अब करा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट 1/n 1 प्लस 2 के पावर 1/2 प्लस डॉट 3 1/3 प्लस डॉट डॉट n के पावर 1/n इज। ये फाइनली क्या है, यह है कि n वेरी कर रहा है, n के पावर क्या 1/n है, तो ये लिमिट n के पावर 1/n का एक्सपेंशन है, और n टेंस टू इन्फिनिटी है, ध्यान देना है। और बाई n भी है, देखो ध्यान देना, बाई n भी है। ठीक है, तब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो लिमिट n के पावर 1/n, लिमिट n के पावर 1/n। अब ध्यान देते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ लिमिट 1/n टू इसका देखो n के पावर 1/n n टेंड टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। एक काम और नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, इसका 1 हो जाएगा आंसर, 29 का होगा। करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ए मोनोटोन सीक्वेंस इंक्रीजिंग। मोनोटोन इंक्रीजिंग में क्या होगा, करें कि कोई भी ये सीक्वेंस an है, इज ए मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा, तो इफ n प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू an होगा फॉर ऑल n, मतलब हर नेक्स्ट टर्म अपने पहले टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी ऐसा सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तब इसमें रख कर चेक करो, तो ऐसा ऑप्शन सी बी ही दिखा रहा है। बी में क्या करोगे, 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर से 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म से ग्रेटर देन हो रहा है, और एन के हर वैल्यू के लिए हो रहा है, तो इसीलिए मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक कंडीशन याद करना है कि ये सीक्वेंस एन ये जो मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा, तो ए क्या होगा, an प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू an। इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो यह याद करना है। तो इसका क्योंकि इसमें रख कर चेक कर लेंगे कि जो सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म से क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, तो 2-3 रख कर चेक कर लेते हैं, 3 तक 4 तक ले, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करा कि लिमिट कैन नॉट बी 2 बिकॉज द आर टर्म्स आर ऑलवेज 1। देखो इसमें कौन सा करा है, या किसी पॉइंट लिखे हैं, करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है, कर रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो यह पहला ट्रू है, ओनली 1 ट्रू। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस से रखेगा, तो इसमें से आपसे सेकेंड वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब क्यों नहीं करा है कि द लिमिट कैन नॉट बी 2, लिमिट 2 नहीं होगा, कब, बिकॉज द आर टर्म्स आर ऑलवेज 1, जो आर टर्म क्या है 1 है, तो लिमिट कर है 2 है, तो ये क्या होगा, कभी ट्रू होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो करा कि इवन जो डिफाइन किया गया है, करा कि इसकी वैल्यू 1 है, कब, जब एन ऑड नंबर होगा। इवन कब हो रहा है, एन इवन हो रहा है तो 2 हो रहा है, तो लिमिट इवन n टेंड टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट निकालेंगे तो 2 आ रहा है,
इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जब आड पर इसकी वैल्यू 1 दिया गया है तो एक तरह की लिमिट कैन नॉट बी 2 बिकॉज द आड टर्म्स इज ऑलवेज 1 हो रहा है। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही। अब पहला स्टेटमेंट याद भी कर लेना है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। अब ध्यान देना है कि द वैल्यू ऑफ सी फॉर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शंस एफ एक्स देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है यही कि द वैल्यू ऑफ सी फॉर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स और जी एक्स बराबर 1 अंडर रूट एक्स इन द क्लोज इंटरवल ए बी इज क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, हमको निकालना है क्या, सी की वैल्यू। अब ये देखो करा कि द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट दैट for two functions f(x) and g(x) that are continuous on a closed interval ab and differentiable on open interval ab, तो there exists a value c belongs to open interval ab, ये होता है। तो such that f dash c upon g dash c equal to f b minus f a upon g b minus g a होता है। तो इसमें जब रख के सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, सी की वैल्यू आएगा अंडर रूट ए बी आएगा। करा कि एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स क्या होगा, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन एंड प्रसार होता है एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 होता है, फैक्टोरियल नहीं होता है। log 1 प्लस एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट सो 1। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहे कि इफ एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर द वैल्यू ऑफ सी इन ओपन इंटरवल -1 से 3 फॉर विच एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, f3 माइनस f1 अपॉन 4 है। तो अभी सी में रखना है एफ डैश सी और उसके बाद निकाल लेना वैल्यू सी की हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कर है कि एन एप्लीकेशन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम विच स्टेट दैट फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी and differentiable on open interval b there exists a number c in the open interval a b such that f dash c क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो एफ डैश सी, एफ सी को हम रखिए डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद सी रखे तो 8c आया और इसमें रख के सॉल्व किए तो फाइनली सी की वैल्यू 1 आ गया। करेक्ट इफ द लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 5x करेक्ट लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज एक्स टेंस टू 1 बराबर 5 दिया गया है और लिमिट एक्स प्लस 3 के पावर होल पावर 1/2 एज एक्स टेंस टू 1 की वैल्यू 2 दिया गया है। और पूछ रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स प्लस 3 के पावर 1/2 यानी प्रोडक्ट ऑफ लिमिट दिख रहा है। तो जानते हैं कि लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स टेंस टू क्या होता है, दोनों का लिमिट एल इंटू दोनों का लिमिट 10 लिमिट आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल फॉर लिमिट्स स्टेट दैट्स इफ लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एल एंड लिमिट जी एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एम। तो दोनों के प्रोडक्ट नियम से क्या हो जाएगा कि लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स टेंस टू ए क्या हो जाएगा, लिमिट एल इंटू लिमिट एम 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा। तो 10 इसमें कोई लिमिट तो है ही, नन ऑफ दीज हो जाएगा। करेक्ट इफ एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 बराबर 0 तो देन द लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनाइट इसमें दिया गया 0 होगा ना, क्योंकि एक्स बराबर 0 पे 10 टू 0 है तो 0 होगा, ऑप्शन बी सही है। करें वैल्यू ऑफ द सीरीज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 6 अपन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट सो 1। तो इसमें क्या होगा, किसका सीरीज है, कॉस एक्स का। कॉस एक्स बराबर होता है
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपन फैक्टोरियल 6 प्लस ऑर्डर 1 होता है। अभी हमने सॉल्व किया था तो वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम ऑफ एफ एक्स बराबर इतना ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। तो सबसे पहले एफ एक्स दिया गया है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस बना लेंगे। ए 1 है, बी 2 है, तो एफ 1 एफ 2 निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश ए निकालेंगे। फार्मूला क्या हो, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ बी माइनस ए, और इसी फार्मूला में रखकर सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। यही फार्मूला एफ डैश सी याद कर लेना, एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए, इसी से कंपेयर कर लेना है। और ए बी क्या, क्लोज इंटरवल ए बी में जो दिया गया है, इसे कंपेयर कर सॉल्व करोगे कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। रोले थ्योरम्स इज ए सेटिस्फाई इफ ए फंक्शन एफ एक्स। तो रोलेस थ्योरम क्या सेटिस्फाई करता है फंक्शन एफ एक्स के लिए, कह रहा है कि जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो कॉन्टीन्यूअस होता है ऑन ए क्लोज इंटरवल ए भी सही है, डिफरेंशिएबल होता ऑन इन ओपन इंटरवल ए बी में, ये भी सही है, और एफ ए और एफ बी दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं इफ़ ऑल आर ट्रू, इन तीनों के यहाँ ट्रू है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट फंक्शंस एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ए नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एट द पॉइंट एक्स बराबर 1 पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कह रहा है कि y बराबर e के पावर ए एक्स दैन द वैल्यू ऑफ y है, तो क्या होगा, a के पावर n e के पावर ए एक्स हो जाता है, और n डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कितना होता है, तो a के पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 होता है, ये याद करने वाली चीज़। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स से जानते हैं कि फैक्टोरियल होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर 5 वाई 5 का होगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल 5, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि इफ एक्स वाई फंक्शन 2x का क्यू प्लस वाई का क्यूब माइनस 3ax y दिया गया है, तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का करना है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा 3ay हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब करें तो डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन एफ एक्स वाई समथिंग दिया था, क्या करते हैं होमोजीनियस डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई रखते हैं, जिसमें टी के पावर एन अलग हो जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बचता है, जो टी के पावर एन आता है उसी को हम सॉल्व करते हैं, इसके हिसाब से सब इसमें रखेंगे। तो ऊपर पावर आएगी 1/4 टी का, नीचे आएगा 1/5, तो ऊपर चला जाएगा 1/4 माइनस 1/5, सॉल्व करेंगे तो टी के पावर 1/20 हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ जेड बराबर ए के पावर एक्स वाई, तो डेल टू जेड अपन डेल वाई डेल एक्स से निकाल लेंगे आराम से, सी वाला ऑप्शन सही होगा। करें इफ यू बराबर इतना, बी बराबर नहीं था, वैल्यू ऑफ जैकोबियन जे को मतलब जैकोबियन यू ही, तो क्या होता है, देखो यू भी दिया गया है, किसका फंक्शन एक्स वाई का, तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई कर देंगे, भी का डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई सेकेंड रो में लिख देंगे। अब वैल्यू सॉल्व करने का होगा ए डी माइनस बी सी डिटरमिनेंट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि इंट्रिंजिक फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर का इंट्रिंसिक बकरता त्रिज्या कह सकते हो कि इंट्रिंजिक फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है, रो बराबर डेल एस अपन डेल साई डी एस अपन डी साई, रो बराबर होता है डी एस अपन डी साई। अब कह रहा है कि एसिम्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑफ द कर्व, इस कर्व के जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वहाँ से इसमें से वाई एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस होगा इसको कंपेयर करोगे, एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट से क्या होगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 आएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 2 द कर्व एक्स वाई बराबर 4, तो ध्यान देना है कि देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना ही फार्मूला जस्ट पर आता है, तो वाई बराबर होता है, तो यहाँ से वाई को निकालना, वाई बराबर 4x इनवर्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पे, और फिर से 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फार्मूला क्या होगा,
1+dy/dx का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 /d2y/dx2। अब इसको सॉल्व करें तो फाइनली आएगा 2^3/2 एंड 2√2 हो जाएगा। 2√2 हो जाएगा। क्या है, रेडियस आपका सिर्फ फार्मूला याद कर लेना है। तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जा रहा है। अब कुछ आगे दिखा गया है, नहीं शायद कुछ नहीं है। थैंक यू। और कुछ दिक्कत हो बताइएगा, फिर से नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।